चलो चलो शुरू करते हैं अब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुद्राक्ष जुआरिया है। आज हमारे बीच जो गेस्ट आए हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने आज से 30-35 साल पहले उज्जैन में आके LIC से अपना रिश्ता जोड़ा था। उनका नाम डॉक्टर विनोद कुमार जुआरिया। सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है, बहुत अच्छे। थैंक यू सर, आप हमारे बीच आज यहाँ पे हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि सर क्या चीज़ थी जिस वजह से आप LIC से जुड़े? क्या चीज़ ऐसी थी आपके दिमाग में आया कि मुझे LIC में जाना है? देखिए रुद्राक्ष जी, मैं जब छोटा था तो अपने पिताजी के साथ, क्योंकि मेरे पिताजी भी LIC के बैकग्राउंड था, अच्छा, तो मैं उनके साथ गर्मियों की छुट्टियों में, जब मेरी छुट्टियां हुआ करती थी तो मैं उनके साथ जाता था। और जाने के बाद, जब मैं बहुत छोटा था, मतलब 8 साल 9 साल का रहा हूँगा, तो मैं उनके साथ जाता था। और जाने के बाद एक तो मुझे कार में घूमने का मौका मिलता था, तो कार में घूमने का जब मौका मिलता था तो मैं उनके साथ चला जाता था। जब वो दूसरों को समझाते इंश्योरेंस के बारे में, जी जी, और लोग समझते और पैसा देते, बिल्कुल। और कई बार मैं इसलिए भी जाता था कि जब नए नए लोगों के यहाँ जाते तो उनका नाश्ता चाय पानी भी होता था। अच्छा, तो वो भी मुझे मुझे भी उसका, और धीरे 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 ऐसा होता गया और मैं हर गर्मियों की छुट्टी में उनके साथ जाता गया। वो इंटरेस्ट मुझ में आ गया। अच्छा, दूसरा मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे वो इसके माध्यम से, भारतीय जीवन बीमा निगम के पॉलिसी के माध्यम से लोगों की समाज सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि लोग जब वो समझाते थे कि इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस होने के बाद उसकी रिस्क कवर होगी, और अगर उसके साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो उसके घर में क्लेम मिलता है, पैसा मिलता है, तो ये सब चीज़ें मुझे शायद मेरे जहन में होगा। तो मैंने कहा कि यार ये काम अच्छा है, तो मैं जो है फिर उनके साथ इस LIC क्षेत्र में आ गया। अच्छा। तो सर आप उज्जैन कब आए? क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है आप बुंदेलखंड से हैं, यस। तो थोड़ा आप बताएं अपना बचपन से यहाँ तक की कहानी कैसी? 17 नवंबर 1990 को, अच्छा, जब मैं उस समय में रायपुर में था। अच्छा अच्छा, और रायपुर में मैंने जो है LIC का एग्ज़ाम दिया, अच्छा। और LIC के एग्ज़ाम में मैंने टॉप किया। तो सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट एग्जाम पे थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि ये जो हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो LIC की तैयारी करना चाहते हैं, LIC में विकास अधिकारी यानी कि डेवलपमेंट ऑफिसर, एक अभिकर्ता यानी कि एजेंट, तो उसके लिए वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें या रेडी करें, या उस समय क्या चीजें थी जो आपने जिन चीजों की तैयारी की? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिस समय मैं LIC में आया था, जिस समय तो LIC ही खुद एग्ज़ाम कराती थी। अच्छा, और जब वो खुद एग्ज़ाम कराती थी तो उसमें 2 पेपर हुआ करते थे। एक होता था मैथ का पेपर, और दूसरा पेपर होता था जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज। ये दोनों 50-50 नंबर के होते थे। अच्छा, और उस दोनों में जो सिलेक्शन का जिस टाइप का हिसाब किताब रहता है उस टाइप से ही चलता था। जैसे मान लीजिए मेरिट लिस्ट 70 पे लास्ट, तो 70 के नीचे वालों को नहीं लेंगे, वो 70 से लेके और 100 वालों को लेना था। तो मेरे उस टाइम पे 99 नंबर आए थे। अच्छा, 100 में से 90। क्या बात है सर, तो कांग्रेचुलेशंस। तो मैं एक्चुअली क्या बताना चाह रहा था कि इसकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, भारतीय जीवन बीमा निगम के डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के लिए, जो कि मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत फर्स्ट क्लास का आदमी की जरूरत नहीं है, ना थर्ड क्लास के आदमी की। इसमें सेकंड क्लास के जो कैडर के लोग होते हैं, उस टाइप के लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा डफर की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, और अगर सिंसियरिटी से इसकी पढ़ाई की जाए जी, तो 8वीं 9वीं 10वीं तक के लेवल की मैथमेटिक्स आती है, अच्छा, और सामान्यतः जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी जो होती है वो आती है। अच्छा, तो इसमें यदि थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली जाए ढंग से, तो आदमी का डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम का क्लास 2 ऑफिसर होता है, उसमें उसकी निश्चित तौर से पोस्टिंग हो सकती है। ओके। मतलब आपका लक्ष्य आपने बहुत पहले ही साध लिया था, जैसे आप बता रहे हैं कि आप अपने पिताजी के साथ जाते थे, तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स के द्वारा जो चीज़ बच्चों में डाली जाती है वो बहुत, उनकी रूट्स बहुत अंदर तक होती हैं। तो बहुत अच्छी बात है आपने जो ये बताया। बाकी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप उज्जैन आए,
तो उज्जैन आके फिर आपका सफर कैसे चालू हुआ? कुछ कठिनाइयां भी आई होंगी स्वाभाविक तौर Yes, से। right, बहुत अच्छा काफी सारी चीजें होती हैं क्योंकि अड़ंगे भी बहुत आते हैं। बहुत अच्छा तो question। वो चीज ऐसी है कि उनसे आप कैसे बचे और उसको कैसे टैकल करते हुए आप आगे बढ़े, क्योंकि अक्सर क्या होता है जो नई जनरेशन आती है, आप जनरली शायद 21-22 साल की उम्र में आ गए थे आप। राइट बिल्कुल सही तो उस समय क्या मन में बहुत सारी उथल पुथल चलती रहती है और उस वजह से आदमी कब डगमगा जाए और लक्ष्य छोड़ के, सिंस आप तो बुंदेलखंड साइड से आए, तो कब वापसी कर जाए घर की पता नहीं। तो उस चीज को कैसे संभालें? देखिए और सर, क्या आपके उसमें आई? हुआ क्या था कि जब मैं डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम में चयन हुआ तो 2 दिन तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी भोपाल में गैराबाद। अच्छा और एकदम अचानक से उन्होंने कहा कि नहीं, आपको उज्जैन दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, क्यों? तो उन्होंने कहा कि इसलिए दिया जाएगा आपको क्योंकि आपके फादर एलआईसी में थे, तो जिस डिवीजन से आपका सिलेक्शन हुआ है वो डिवीजन में आपको नहीं मिलेगा। ऐसा होता था। तो हमको मिल गया भोपाल पहले, और फिर भोपाल से डायरेक्ट इंदौर डिवीजन का उज्जैन ब्रांच दे दी गई। अब उज्जैन ब्रांच में भी मिलना इतना साधारण नहीं था, लेकिन मेरे पास क्या थे उस समय सेल्स के बड़े सर्टिफिकेट थे। सेल्स टाइम के सर्टिफिकेट होने की वजह से मुझे उज्जैन प्रॉपर मिल गया। अब उज्जैन प्रॉपर में जब आया मैं, तो मैं देखता क्या हूँ कि उज्जैन में मेरे समाज का कोई आदमी नहीं। अब जो दिक्कतों की बात आपने करी, क्या क्या तकलीफें हैं, ना मेरे रुकने की कोई जगह है। तो मैं आया और मैं उस समय मेरे को फीवर भी था। 500 रुपये मुझे घर से मिले थे। 500 रुपए केवल 500। क्या बात है। और एक जो है कटोरी, एक गिलास, एक चम्मच और एक दही, केवल इतने से अपना सफर चालू हुआ। अच्छा उज्जैन में चूंकि कोई नहीं था, तो मैं आते से ही आने के बाद मैंने टावर पे अपने बैग एक फ्रीजर में टावर, अच्छा उसके सामने ही ऑफिस हुआ करता था। उस ऑफिस में मैंने जाके अब्दुल हमीद खान साहब थे, उनके से जाके मिला और उनके पैर छुए। और पैर छूने के बाद उन्होंने वेलकम किया मेरा। वेलकम करने के बाद अब सबसे बड़ी जो समस्या मेरे सामने थी, देखिए सारे डेवलपमेंट अफसर आते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद फिर समस्या क्या है, ज्वाइन तो हो गया, ज्वाइन करने के बाद एक दिक्कत ये आती है कि आप रहना कहाँ है। हाँ, प्रश्न ये है कि रहना कहाँ है, और वो रात काटना थी, कैसे काटी जाए। हाँ, तो उस रात के दिन मैं जो है, मैंने खान साहब से पूछा कि खान साहब, वो एक हमारे यहाँ चौहान साहब हुआ करते थे, उन चौहान साहब का मकान खाली था। तो उन्होंने कहा यार आज तो तुम क्या चलेगा, वहाँ सो जाना। तो वहाँ चला गया मैं, वहाँ रात को सोया। अब समस्या ये थी कि 500 रुपए और 17 नवंबर 13 दिन मुझे काटना, 13 दिन बाद मुझे सैलरी मिलना था। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। पहला दिन तो निकल गया, जैसे तैसे रात को दूसरे दिन जब मैं ऑफिस आया, तो खान साहब ने पहले फिर पूछा कि द्वारे जी आपने रुकने की क्या व्यवस्था की। मैंने कहा सर मैं आज कर लूँगा। और मैं दूसरे दिन जो है ना, एक छावड़ा लाज हुआ करती थी, अच्छा, जिसका किराया उस टाइम पे 10 रुपए रोज था। कितना था? 10 रुपए रोज। इतनी गंदी थी, इतनी बदबू मारती थी, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी ये थी कि पैसे भी डूबते को तंगी का समय। डूबती को चलती ना सारा। अब वो मेरे को लग रहा था कि मैं करूँ क्या। अब उस समय क्या है कि भोपाल से हम यहाँ आए, ज्वाइन किया, उस बीच में हमारे पास घर पे 200-300 रुपये बचे। बिल्कुल। अब 200-300 रुपये में मुझे 13 दिन काटना भी थे, तो उसमें मैंने 10 रुपये रोज के हिसाब से 4 दिन का किराया उसका भर दिया। अच्छा। अब उसमें जगह इतनी कम थी कि एक खटिया डालो बस, खत्म। अरे मैंने अंदर घुसो, कमरा खत्म। तो मैंने कहा यार ये तो ठीक है, लेकिन अब चूंकि मैं एक डिविजनल मैनेजर रैंक के व्यक्ति का बच्चा था, तो मुझे लग रहा था कि तो छोटा है। तो जो हमारे एडीएम थे, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, वो बोले कि यार द्वारे जी ये, वो जब मेरे को दिन में देखने आया और उन्होंने कहा कहाँ होते हो, छावड़ा लाज में, तो उन्होंने समझ लिया। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, एक काम करो, मेरे पास 2 या 3 दिन में रहा, उसमें 2-3 दिन के बीच वो आ गए मेरे पास। आने के बाद उन्होंने कहा यार यहाँ नहीं, हम एक जगह और है मेरे पास, उनकी चाबी मैं आपको देता हूँ। बस मैं था वो मकान में गया, अरे वो तो साहब बंगला था, बेहतरीन बंगला था। उसमें साहब बेहतरीन रजाई, गद्दे, कंबल, तकिया, साथ में गैस, पानी, सब पूरा, मतलब वो जो कंप्लीट पैकेज मिल गया, पूरा पैकेज मिला बिना पैसे। मेरी ईश्वर की महाकाल की कृपा थी, ये सारी चीज़ें मिली। और मैं उसमें जाने के बाद अपने आप को फील गुड फैक्टर में अपने आप को लगने लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहाँ ऐसी स्थिति हुई। फिर जब मैं तीसरे दिन जब वापस आया, तीसरे या चौथे दिन की बात हुई, चौथे दिन जब वापस आए तो ब्रांच मैनेजर ने कहा कि कितना ही दिन बना दी।
तो जाइए मेन मुद्दे पे आते हैं। हाँ जाइए फील्ड मैं तो भी 2-3 दिन बहुत होता है, बिल्कुल 3 दिन के बाद LIC क्या है चाहिए उनको, तो वो चाहिए बिजनेस चाहिए। आप आए काय के लिए? बिजनेस के लिए, बिजनेस चाहिए। ब्रांच मैनेजर ने जैसे ही कहा कि भाई आप ये बताइए कि कितने एजेंट बनाए, तो काटो तो खून है। तो मैं तो सोच रहा था कुछ ऑफिस से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऑफिस फिर मैं जाके फिर वही 12-2 बजे की बात होगी। उस समय MD मित्तल हुआ करते थे ब्रांच मैनेजर। तो उन्होंने जब ऐसा कहा और मेरे को लगा कि यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो मैंने कहा उससे फिर मायूस होगा और हम फिर घर चले गए। घर जाके कुछ लेट गए, विश्राम किया। दूसरे उसके नेक्स्ट डे मैं फिर निकला महाकाल की यात्रा पर। महाकाल के दर्शन करने का 6 बजे चले गए और 6 बजे निकल के महाकाल पहुंच गए। जैसे ही महाकाल पहुंचे वहां दर्शन किए और एक नई एनर्जी, नई स्फूर्ति, शरणम गच्छामि हो गया। बाबा आप ही करना क्या करना है, तो बाबा ने जो हमसे नहीं देखा जाएगा, आपको ही देखा आपको है। करना है, तो बाबा ने हमारी व्यवस्था जमा दी। और वहां से जब मैं निकला पैदल गया था, और पैदल क्योंकि मुझे इस समय जरूरत क्या थी, डेवलपमेंट ऑफिसर को भी जरूरत होती है कि फील्ड को पहचानना। तो मुझे फील्ड पहचानना थी, इसलिए मैं पैदल चला गया और पैदल वहां से लौटा। तो पूरा का पूरा जो वहां से जो सड़क बस स्टैंड की ओर आती है, उसमें जितने लोग मिले उन सबको मैंने केवल अब ये सब काम कौन कर रहा है? भगवान करा रहा है, महाकाल करा रहा है। महाकाल ने एक ही बात रखी होगी दिमाग में, हमारे मन में जो हम 21 साल की उम्र में तो उस समय जो है हम पूछते गए तो देखिए मैं यहाँ विकास अधिकारी बन के आया हूँ LIC में, और मुझे इस क्षेत्र का इंचार्ज बनाया। ये सब में उस समय मेरे को कोई नहीं दे रहा, ये सब महाकाल दे रहा है, इस जगह का इंचार्ज बनाया। अब मैं जहाँ जाता, जिस जगह रोड पे जाता है, वहाँ बस यही बात करता तो मतलब इसका इंचार्ज है, कोई भी समस्या है ऐसी संबंधित है उसको सॉल्व करने की मेरी अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हम हर दुकान पे जाके एक ही नाम देते कि भारतीय जीवन बीमा निगम से मुझे भेजा गया है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हमें बताएं, तो यहाँ का इंचार्ज मैं क्या। तो उन्होंने जो है कहा ठीक है मेरी पॉलिसी ये है, इस पॉलिसी में ये समस्या मैं डायरी पेन लेके गया था, तो डायरी पेन नोट करता गया और मैंने उनसे कहा कि सर एक एजेंसी चाहिए आपसे आपकी परिवार। ठीक है बाबा का आशीर्वाद लेके आप चले। हर चीज में उनसे पूछता गया जो मुझे चाहिए थी, तो मेरी नीड क्या थी। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि अर्जुन को क्या दिखती थी, चिड़िया की आँख, तो मुझे भी ऐसा ही दिख रहा था कि एजेंसी चाहिए। मैं हर आदमी के पास जाता और किसी न किसी LIC का नाम लेता और कहता उनने मुझे भेजा, क्या बात, मैं जो है उनके पास पहुंच जाता। भाई साहब आपको विश्वास नहीं होगा, पहले दिन जब मैं शाम को लौटा ब्रांच में तो मैंने 8 एजेंसी बनाई, 8। क्या उस समय एक एजेंसी 15 रुपए में बनती थी, केवल 15 रुपए एक मार्कशीट लगती थी। आज कितने? आज उसके लिए कम से कम जो है मेरे को 150 रुपए एक लगते और 500 रुपए एक लगते, 650 रुपए लगते, लेकिन उसमें 15 रुपए वो भी उनसे लेता था मैं, उन्हीं से 15 रुपए लिया और उनको शाम जब जो 12 पेपर में 8 पेपर करके 8 एजेंसी करके लाया, वो 8 एजेंसी जैसी ब्रांच में आए तो ब्रांच वालों ने कहा कि भाई कितनी, तो मैंने कहा अच्छा, तो एकदम गलत हो गया। अरे बोले 8, मैं कहा सर शाम को चल रहा है आपको, तो अब तो नहीं जानता, बोले ठीक चलेंगे। शाम को चले गए साहब, शाम को 8 आदमियों के प्रपोजल भर के लाए और 8 आदमियों की एजेंसी करके लाए और दूसरे दिन सबको कोड नंबर लाए, क्योंकि उस समय एक और सिंपल तरीका था कि पहले हम जो है एजेंसी भर लेते थे, एग्जाम बाद में होता था। अच्छा, अब तरीका अलग हो गया। अब क्या हो गया कि पहले हमको पैसे भरने पड़ते हैं, एग्जाम देना पड़ता है, उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर कोड नंबर अलर्ट होता है। प्रक्रिया में करीब 1 से 1.5 महीने बड़ा प्रोसेस हो गया है। उसमें कई बार तो जो एजेंट को हम समझाते हैं ना, वो एजेंट का दिमाग ही बदल जाता है कि अब मुझे एजेंसी नहीं करना है। उस समय हम इतना मौका नहीं देते थे और हम उसको तुरंत आज सवेरे भरी, शाम को उसका एक प्रपोजल उसके घर का किया, एक बीमा लगाया, दूसरे दिन कोड नंबर। तो सर जैसे कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसका प्रश्न ये था मेरा कि जैसे आपने तो दोनों दौर देखे, शुरुआती दौर भी देखा है और आज आप जिस दौर में, आपको 30 से 35 साल हो गए, तो सर इन दोनों दौर में क्या फर्क है? कठिनाइयां बढ़ गई हैं कि सरलता बढ़ गई है, या सरलता की तरफ हम चल रहे हैं? देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी परिवर्तन आते हैं उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। परिवर्तन जीवन का नियम, परिवर्तन किसी का नियम होता है और उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, जब हम उस दौर में थे
उस समय के लिए वो दौर अच्छा था। अच्छा। आज हम जिस दौर में हैं, ये दौर हमारे लिए फिर अच्छा है। क्यों? क्योंकि नॉलेज इज अ पावर। बिल्कुल। आदमी में ज्ञान नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा। आज हमारे सामने मार्केट में कम से कम 26 कंपनियां काम कर रही हैं। पहले हम अकेले थे, भारतीय जीवन बीमा निगम का कोई तोड़ नहीं था, एकमात्र संस्थान थी। लेकिन अब हम 26 कंपनियां हैं साथ में, तो जब 26 कंपनियों के साथ हमको कम्पीट करना पड़ता है तो वो सब चीजें नहीं चलती है कि आप कुछ भी बोल रहे हो कुछ भी चलेगा ना। अब ज्ञान होना जरूरी है। कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है। यस, अब ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोई चीज परोसते हैं किसी आदमी को तो उसका वो क्या करता है, ऑथेंटिकेशन मांगता है, ऑथेंटिकेशन भी मांगता है, और वो चीज वो सामने और दूसरी कंपनी के पास क्रॉस चेकिंग होती है, क्रॉस चेकिंग करता है, और उसमें आप जो है आपके पास आंकड़े नहीं रहते हैं और सामने वाले के पास आंकड़े रहते हैं, तो इसलिए आप कई बार फेल हो जाते हैं। इसीलिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपना परिदृश्य बदल दिया है। अब हर आदमी को इस टाइप के हम अभिकर्ता लाते हैं जिनको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक की बात में हमारी, लेकिन फिर दूसरे दिन की बात सुने, उसके दूसरे दिन फिर गया, उसके दूसरे दिन फिर मैं चला, मैंने नाना खेड़ा वाला रास्ता पकड़ा। नाना खेड़ा के रास्ते तक गया मैं, नाना खेड़ा तक, आज जो बस स्टैंड कहता है, उस समय एक गाँव हुआ करता था नाना खेड़ा। 33 साल हो गए मेरे को, 17 नवंबर 1990, 34 साल मुझे हो गए। तो 34 साल पहले वहाँ एक गाँव हुआ करता, आप लोगों को जन्म भी नहीं होंगे शायद। तो वहां तक गया और मैंने 12 एजेंसी प्लॉट की। जाते जाते यहाँ से गया तो वहां से एक पट्टी में जाता और दूसरी पट्टी से लौटता। इस पट्टी से सीधी पट्टी से गया तो इस तरफ से देखता गया उधर, और बात तो केवल एक ही था कि इस क्षेत्र का मुझे इंचार्ज बनाया गया है। अब मैं पहले महाकाल के क्षेत्र का भी इंचार्ज था और यहाँ का भी इंचार्ज था, और एक ही चीज से लोग प्रभावित होते थे, सर अब हमारी शायद भारतीय जीवन निगम की पॉलिसी यहाँ पर किसी प्रकार से वो अकेली नहीं बची है, अब कोई ना कोई इसको देखने वाला आ गया है, या कोई हमारी समस्याओं को सुनेगा। इस टाइप का हमने उनके, मतलब आपकी टैगलाइन उस समय ये थी, आप लेके घूम रहे थे कि इस जगह का मुझे इंचार्ज बनाया गया। ये क्षेत्र किसके द्वारा? भारतीय जीवन बीमा निगम ना, मेरे मन के द्वारा। अच्छा, मन के द्वारा, क्या बात है, क्या भारतीय जीवन बीमा ने किसी आदमी को बनाया था कि इंचार्ज, लेकिन मेरे मन में महाकाल ने ऐसा डाल दिया था कि भाई तुमको ये बात बोलना है। क्या बात? तो मैंने ये बात बोल दी, उस समय रिस्पॉन्स अच्छा मिला। जो मेरे से सीनियर डेवलपमेंट अफसर थे वो पूरे साल भर में 2 एजेंसी नहीं बना पाते, मैंने 2 दिन में 12 और 8 20 एजेंसियां बनाई। मतलब शुरुआत अच्छी है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई। मैंने जो पुशअप लिया वो शानदार लिया, और वहां से आने के बाद जब साहब को बताया कि सर मैं आज 12 एजेंसी है, बोले ये लड़का करेगा कुछ, ये लड़का कुछ करेगा, ये करेगा सर। 12 एजेंसी लेके आया, 12 एजेंसी के दूसरे दिन। अच्छा, एजेंसी का बिजनेस आना इसलिए अजीब होता था क्योंकि जिसके लिए एजेंसी फॉर्म भरते उसी के खर्चा भी बताते थे, उसी को कमीशन मिलना होता था, इसलिए उसको बीमा कराने में दिक्कत नहीं होती, कर लेता था। तो उसने कर लिए, 20 बी में हो गया था हमारे तैयार, 20 बी में भी होगा और 20 कोड होगा। अब हम उन 20 एजेंटों के साथ मूवमेंट करना चालू कर दिया। तो मैंने पहले साल में लगातार धीरे 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 करते करते और करीब करीब मैंने 50 एजेंट बना दिए। क्या बात? 50 एजेंट बना दिया, और अब तो मेरे पास समय नहीं होता था, मेरा एक रेगुलर काम होता था। मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता था, इस बीच में मैंने अपना मकान भी ढूंढ लिया था। 800 रुपए का एक कोरवाजी का मकान था, उस मकान में मैं रहता था ऊपर। बढ़िया ढंग से वहाँ से जिंदगी, 15 दिन का समय मुझे मिला था इस मकान के लिए। मैंने 15 दिन के बाद अपना मकान बदल दिया, और फिर 15 दिन में तो मेरी बहुत अच्छी पकड़ भी हो गई थी। तो जैसे कि सर आप 500 रुपये लेकर आए, आप खाना पीना भी कोई 10-20 रुपए इसके आसपास से करते थे, 800 रुपये का भाड़ा देते, तो इस हिसाब से आपकी तनख्वाह क्या होगी? मेरी उस जमाने में तनख्वाह हुआ करती थी 17 नवंबर 90 दिसंबर में मेरे को पहली तनख्वाह 3,500। अब हम तालमेल बिठा पा रहे हैं कि उस समय का दौर क्या था और आज का दौर। देखिए, उस समय के दौर और आज के दौर में बहुत अंतर है। फर्क इसलिए है कि 3,500 रुपए भी जब मेरे को फर्स्ट टाइम मिले थे तो मेरे को ये लग रहा था कि कैसे रखूँ क्या बात? और आज मेरी तनख्वाह है 2.5 लाख। क्यों? ये 33 साल में LIC ने मुझे क्या नहीं दिया, जो कुछ आपके सामने दिख रहा है, मुझे हर साल 10 लाख रुपए का इंसेंटिव दिए। अच्छा, शुरू में मैंने, क्योंकि आंकड़े आप जो बता रहे हैं जरूरी हैं, लोग उसको समझेंगे और उससे जानेंगे कि कैसे इस चीज में भारतीय जीवन बीमा इकोनॉमिकल जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो होती है लोगों को अक्सर जॉब के स्टार्टिंग में वगैरह में, तो उस चीजों को भी देखिए क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा है कि मैं ये मान के चलता हूँ, जब मेरे को पहले 3,000 इसलिए मिले थे क्योंकि कुछ स्टाइपेंड करके 13 दिन की सैलरी थी। अच्छा, तो 17 को आया था तो 13 दिन, जैसा अक्सर हर जगह होता है। हाँ 13 दिन की सैलरी मिलना थी,
जैसे 3,500 मिले, अगले महीने 6,500 तो वो पूरी महीने की तनख्वाह हो गई। 6,500 रुपये जब तनख्वाह मिली, मेरे को ये लग रहा था कि रखूंगा क्या, इतना पैसा मैं रखूंगा क्या है। तो वो, और उस जमाने में केवल और केवल, आज और उसमें अंतर देखिए, फर्क देखिए। उस समय केवल 12 रुपए की थाली मिलती थी खाने की, और उस 12 रुपए की थाली में सारी चीजें होती थी। बिल्कुल। सारे यहाँ एक एलन चाट करके एक हुआ करती थी, अच्छा। जिसमें मैं जाता था, क्योंकि मेरे पास पैसा कम था और बचाने की आदत थी, तो मैं एक टाइम खाना खाता था, और एक टाइम में खाना भी करता हूँ क्या खाता था, एजेंटों क्या खाता था। क्यों? क्योंकि उनसे खाता नहीं था एक्चुअली। क्या, जब मैं 50 एजेंटों के यहाँ जाता था, मूवमेंट करता था, तो कहीं किसी के यहाँ नाश्ता, किसी के यहाँ चाय, किसी के यहाँ पुराना, किसी के यहाँ कोई खाना ही खा रहा है, तो मैं किसी का भी आग्रह मना नहीं करता था। अच्छा। मेरी आदत थी, मैं मिलनसार व्यक्ति हूँ, या यूँ कहना चाहिए, या जो भी आप समझ लें उसको, तो मैं मिलनसार होने की वजह से मैं उनकी आग्रह को ठुकरा नहीं पाता था, और मैं उनके साथ जो है वो कुछ ना कुछ, और यही कारण हो सकता है कि मेरे उनसे आत्मीयता के संबंध बने, और आत्मीयता के संबंध बनने के बाद आज उन्होंने अच्छा बिजनेस। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपकी कुछ आदतें हैं, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं जो एक इंसान की पर्सनालिटी डेवलप करती हैं, तो एक सफल विकास अधिकारी की, एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफिसर की, पर्टिकुलरली एलआईसी के, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे वो मार्केट में अपने आप को एक अपने बलबूते पे खड़ा होता है या लोगों के सामने अच्छे से रखता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी को सफल होने के लिए सबसे पहले तो मिलनसार होना चाहिए। अच्छा। मिलनसार इस हद तक होना चाहिए कि वो व्यक्ति की एक तो भावनाओं में खोट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये जो काम होता है ये परिवार से जोड़ने का काम होता है ना। इसमें हम अभिकर्ता के परिवार को जोड़ते हैं, बल्कि मैं तो यूं कह सकता हूँ कि मेरा संबंध तो उनके किचन तक हुआ करता है। अच्छा। हाँ, किचन तक होने का मतलब ये है कि हमारे को अगर आज की तिथि में हम पूछें तो वही विकास अधिकारी सफल माना जाता है जिस अभिकर्ता के घर में यदि कोई काम हो रहा है तो वो अपने विकास अधिकारी से पूछता है कि सर कैसे करना है। अच्छा। हाँ, लड़की की यदि शादी हो रही है, या लड़के की शादी हो रही है, या कोई और काम बड़ा हो रहा है घर में, अवसर कार्य जिसको कहते हैं, तो उसके लिए वो विकास अधिकारी से पूछते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो आप सलाह दें। तो मैं मतलब इस हद तक तो मेरा कहना है कि मिलनसारिता होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, भावनाओं में खोट नहीं होना चाहिए, है ना। और उस आदमी का विकास कैसे हो, उस अभिकर्ता का, उसके लिए उसको मार्गदर्शन करना चाहिए। हमेशा उसके विकास की बात सोचना दिमाग में आना चाहिए। अगर वो ये व्यक्ति को ये मान के चलता है कि हम इस अभिकर्ता का विकास करना चाहते हैं, इसका काम बढ़ाना चाहते हैं, इसकी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, यदि ये भाव के साथ डेवलपमेंट ऑफिसर काम करता है तो वो जीवन में सफल हो सकता है, अन्यथा उसको दिक्कत आ सकती है ना। सर, मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा कि क्या, एक बात मेरे को सुनने में आई है, क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारत सरकार को कुछ लोन भी दिया? और इसके पीछे की क्या कहानी है, थोड़ी क्लियर करें। देखिए क्या होता है कि जो चीजें आपके सामने दिख रही हैं, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो रेलवे व्यवहार हो, चाहे वो सीमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो पीएचई हो, या जो भी विकास आपको दिख रहा है, सड़क डिपार्टमेंट हो, जितने भी डिपार्टमेंट विकास के हैं या जिसको आप विकास मानते हैं, जैसे किसी के शहर में पानी प्रॉपर आ रहा है तो आप कहते हैं अच्छा विकास है, किसी के यहाँ रोडें अच्छी हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा विकास है। किसी के यहाँ लाइट प्रॉपर जलती है, कई गाँव में नहीं जल रही है लेकिन शहरों में बराबर मिल रही है, वहाँ कहते हैं प्रॉपर विकास है। वहाँ की पहुँच मार्ग अच्छे हैं तो आप कहते हैं प्रॉपर विकास है। तो ये जो चीजें विकास की आपको दिखती है, जिसको आप विकास मानते हो, हाँ, जो दिखता है लोगों को विकास क्या है, विकास हॉस्पिटल प्रॉपर होना चाहिए, सड़कें प्रॉपर होना चाहिए, पानी प्रॉपर होना चाहिए, लाइट प्रॉपर होना चाहिए, रेलवे व्यवहार प्रॉपर काम कर रहा हो। तो ये सब चीजें जो आपने जितनी भी दिमाग में आसपास आपको दिख रही है, उस सब डिपार्टमेंट को भारतीय जीवन बीमा निगम ने लोन दे रखा है, कर्जा दे रखा है। अब यहाँ तक मैं यूं कह सकता हूँ कि यदि हम एक दिन में 1 रुपए कमाते हैं तो 1 रुपए में से 33 पैसे जो है भारतीय जीवन बीमा भारत सरकार को लोन के रूप में देती है। और वो भारत सरकार को जो लोन देती है वो मात्र 3%
अच्छा 3% का मतलब होता है कि बैंक जो 3% देता है, हमको 5% आजकल देता है, बैंक 4% आता है, वैसा 3%, लेकिन वो पैसा हमारा सुरक्षित पैसा रहता है। वो पैसा भारत सरकार के कब्जे में रहता है और भारत सरकार हमको बराबर टाइम पे वो पैसा देती है, उसकी गारंटी होती ओके। है। तो सर अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि क्या आज के वक्त की कौन सी ऐसे इंश्योरेंस है जो आपको लगते हैं कि यार ये बढ़िया है, इनको हम करा सकते हैं, या आपकी नजर में ये कि यार ये प्लान्स मुझे अच्छे लगते हैं, या इंसान को वो प्लान्स में जाना चाहिए? देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम के पास आज की तिथि में जो अच्छे प्लान है वो करीब 10 से 12 प्लान बहुत अच्छे। ओके। LIC का कोई भी प्लान, जो भी प्लान LIC, सारे प्लान किसी ना किसी को देख के बनाए जाते हैं। अच्छा जैसी मार्केट की डिमांड होती है वैसी LIC की पूर्ति होती है। अच्छा जैसे मान लीजिए डिमांड और पूर्ति का नियम लगता है इसमें, है ना, तो जो आदमी वहाँ चाहिए मार्केट में, जो चीज चाहिए उसको देख के LIC के पास एक्चुरियल्स होते हैं बड़े बड़े, ओके। जिनको हम हायर करते हैं बाहर से। अच्छा वो एक्चुरियल्स जो होते हैं वो LIC की पॉलिसी को डिजाइन करते हैं। अब मान लीजिए किसी आदमी को पैसे की जरूरत है 15 साल बाद, एक पॉलिसी LIC की हुआ करती थी सबसे, जिसको LIC बंदोबस्ती पॉलिसी के नाम से रहती है, बेसिक प्लान था। ओके। जब LIC का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 सितंबर 1956 को, उस समय LIC के पास ये प्लान था, इसका नाम था बंदोबस्ती बीमा योजना। तो बंदोबस्ती बीमा योजना में क्या होता था कि हम, उसका नाम जैसा है बंदोबस्ती, बंदोबस्ती का नाम मतलब ये होता है कि बंदोबस्त करना, कि जैसे हमने कहा कि हमारा बेटा बड़ा होगा, अभी 1 साल का है, 18 साल बाद वो 19 साल का, उसको पढ़ने जाना है या उसको उसकी शादी करना है, उसकी व्यवस्था है, उसकी बंदोबस्त करना, बंदोबस्त, तो बंदोबस्त कर दिया, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, है ना। तो वो इस टाइप के एक प्लान LIC ने बनाया। ओके। अब हुआ क्या कि जब मार्केट में हम उतरे तो लोगों ने फिर कुछ कहा कि साहब अगर कोई ऐसी पॉलिसी हो गई तो लंबा समय हो रहा है, 20 साल किसने देखे, 15-18 साल 19 साल, तो अगर कुछ बीच में पैसा मिले अच्छा तो अच्छा लगेगा, मतलब ऐसे प्लान लोगों की डिमांड कैसी भी हो सकती है। डिमांड सही ये बात है। डिमांड की बात है, उन्होंने डिमांड की करी, तो हम लोगों ने इसका फीडबैक भेजा, वहाँ से मनी बैक पॉलिसी आ गई। अच्छा उस मनी बैक पॉलिसी में LIC ने 5-5 साल में पैसा देना चालू कर दिया। मतलब आपका कहना ये है कि LIC जो है वो लोगों की जरूरतों के हिसाब से राइट अपने राइट, आप को बिल्कुल सही मोड़ बात, देती है, बिल्कुल या सही उसी है। के आधार पे चलती है। नहीं बिल्कुल, भाई हमें अगर आप मार्केट में सरवाइव करना है तो हमें वो चीज लाना है जो पब्लिक की डिमांड क्या बात है, तो ही सफल हम बन दिया, हमने दिया तो हमने उसको परोस दिया, बिल्कुल। मनी बैग आ गई। मनी बैग के बाद फिर उन्होंने कहा कि साहब कोई ऐसा प्लान दिया है, देखिए एकदम ऐसा नहीं होता कि 1 या 2 आदमी, ये एक बल्क में हमारे पास आज की तिथि में काफी एजेंट है, 14 लाख एजेंट हमारे पास है। जब 14 लाख एजेंट हैं, कई ब्रांचेस हैं हमारे पास हैं, तो उन ब्रांचों से जब सारी ब्रांचों का फीडबैक आता है, उसके बाद हम एक्चुरियल के पास रखते हैं, फिर उनको एक्चुरियल्स उस पर अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन के बाद ऐसा देखते हैं कि LIC को इसमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम तो देखो यार ऐसा है कि हम जो पैसा लेते हैं हम उसके ट्रस्टी हैं, हम उस पैसे को व्यवस्थित करके, क्योंकि ये विडोअर्स का पैसा होता है, विधवाओं का पैसा है, समझ लीजिए कि जो आदमी नहीं रहता उसके परिवार को मिलना चाहिए, तो उसके लिए वो पैसा है, तो हम उसको खा नहीं सकते, हम ट्रस्टी हैं, केवल ट्रस्ट है हमारा, है ना, लोगों का हम पे फेथ है कि आप पैसा भारतीय जीवन बीमा का डूबता नहीं है। तो जो प्लान हमको बना के हम एक्चुरियल को देते हैं, वो एक्चुरियल उसको देखते हैं कि ये सही है, इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, किसी को ज़्यादा फायदा तो नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें, ऐसा तो नहीं कि एजेंट को फायदा हो रहा है, विकास अधिकारी को, ब्रांच को, LIC को फायदा हो रहा है, पब्लिक को नहीं हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए उसको डिजाइन करते हैं। इसके बाद एक प्लान आया, उन्होंने कहा हमको ऐसा प्लान चाहिए जिसमें बच्चों को की पढ़ाई हो जाए, तो LIC ने एक जीवन छाया प्लान निकाला, अच्छा चिल्ड्रन मनी बैक प्लान निकालेंगे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि साहब पैसा तो बहुत है, हमें ऐसा पॉकेट कवर करना है जिसमें जो है मतलब वृद्धों ने कहा हम 50-60 साल तक के व्यक्तियों का तो बीमा कर पा रहे थे, लेकिन उससे ऊपर जिनके पास रिटायरमेंट का पैसा वो कहाँ जाए, LIC भी सोचती रहती, तो LIC ने कहा कि यार ऐसे कुछ प्लान लाओ जो वृद्धों के काम में आ जाए, उनका पैसा भी हम LIC के पास ले आए, तो वो भी लाने, उसकी पेंशन प्लान निकाल दिया LIC ने, जिसमें पेंशन देते हैं, तो वो पैसा जो रिटायरमेंट का मिलता है वो हम LIC के पास रखते हैं, और LIC उसके ऊपर 6%, 7%, 8%, 9% तक का ब्याज देती है, तो वो भी अच्छा। भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर लोगों को विश्वास है, इसलिए पैसा हमारे पास
हमेशा आता रहता है। ओके। तो इस तरह से जो है हमारे पास बहुत सारे प्लान हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्लान हैं। एक जीवन साथी प्लान हुआ करता था, जैसा ऐसा प्लान हो जिसमें हस्बैंड वाइफ भरे काम दोनों का हो जाए, तो उसको जीवन साथी प्लान करते, वो भी चला खूब। मतलब समय समय पे LIC अपने आप को अपडेट करती रहती है, तो नए नए प्लान्स मार्केट में लाती रहती है। आज भी भारतीय जीवन बीमा निगम टॉप क्लास की कंपनी के रूप में काम कर रही है। ओके। हाँ, और सब प्रकार के प्लान आते हैं और हम बेचने में सक्षम। आज तो हम मार्केट में शेयर टाइप के जो यूनिट टाइप के प्लान होते हैं, SIP टाइप के प्लान, वो भी हमारे पास है। मेडिकल से संबंधित भी प्लान हमारे पास। आज ऐसा कोई भी विधा नहीं है कि जिसके में LIC के पास प्लान नहीं है, चाहे वो बच्चों के हों, चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे वो पेंशन के हों, चाहे वृद्धावस्था के हों, चाहे वो युवा लोगों के लिए हों। मैंने 0 से लेके 80 साल तक के व्यक्ति को कवर किया है LIC ने। तो सर इसमें आप ये बताएं कि जैसे आप LIC की बात कर रहे हैं, हम आपकी बातों से एग्री करते हैं कि आपने जो चीजें समझाई हमको बहुत सारी चीजें बताई, पर मेरा प्रश्न ये है कि LIC जो कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी, ये कंपनी बाकी कंपनियों से कैसे अलग है? बहुत अच्छा। और आप कौन सी ऐसी कंपनीज मानते हैं जो आपके कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स हैं, और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कौन सी कंपनीज हो सकती हैं और ये क्यों इन सबसे अलग है, या क्यों LIC में लोगों को अपना बीमा कराना? सही बात है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 1 सितंबर 1956 से लेके आज हम 2024 में घूम रहे हैं, ठीक है। 56 से लेके यहाँ तक अगर चले तो 44 साल के लिए हो गए, और 24 साल ही हो गए, तो 44 और 24 कितना हो गए? 68वां हम अपना जन्मदिन मना चुके हैं। 68 साल हो गए। जो कंपनियां अभी आई हैं उनको केवल और केवल 24 साल का अनुभव, हमें 68 साल का अनुभव। तो जिस एक व्यक्ति धर्म ही अगर अपन देखें, एक 68 साल का व्यक्ति और एक 24 साल का व्यक्ति का अनुभव किसको अच्छा हो? 68 साल में। इसलिए भारतीय जीवन बीमा नंबर 1 पे है। पहली बात एक तो अनुभव क्या है। दूसरी बात अगर अपन देखें कि इस अब आंकड़ों पे चलते हैं। आंकड़ों में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास डेथ क्लेम आते हैं, तो हम डेथ क्लेम में आज की तिथि में, सबसे बड़ी बात ये होती है रुद्राज जी कि पैसा लेते समय तो सब लोग पैसा ले लेते हैं, लेकिन जब पैसा देने की बारी आती है उस समय देखा जाता है कि वास्तविकता में है क्या चीज, कंपनी क्या है, कहाँ स्टैंड कर रही है। यदि हम देने की बात करें तो LIC के जो क्लेम रेशियो है वो 99.75% है। यदि 100 क्लेम हमारे पास आते हैं तो 100 में से 99.75% क्लेम हम दे देते हैं। और दूसरी जो कंपनियां हैं इसके अलावा 24, उनका क्लेम रेशियो किसी का 40%, किसी का 50%, किसी का 60%, किसी का 70%, LIC से बेहतर नहीं है। एक बात। दूसरी बात इस वजह से जानना चाहिए लोगों को, LIC कराना चाहिए। दूसरी बात और बता दें कि ये भारत सरकार का उपक्रम है, इसका भारत सरकार के ऊपर बलद हस्त है। भारत सरकार का चूंकि बलद हस्त है इसलिए भी LIC कराना चाहिए, किसी गारंटी। तीसरी बात जो आती है वो ये आती है कि हम कभी क्लेम देने में डिनाई नहीं करते। चौथी बात ये आती है कि हम सर्विसिंग बहुत अच्छी देते हैं। आफ्टर सेल बीमा करना सरल है, लेकिन बीमा करने के बाद हमें अगर मान लीजिए धोखे से किसी पंच करने वाले व्यक्ति ने नाम गलत लिख दिया है, या उसकी पॉलिसी नहीं पहुंची है, या उसका एड्रेस गलत हो गया है, या उसका एक क्लेम नहीं मिला है, मनी बैक का पैसा नहीं मिला, और कभी कोई कंप्लेंट करता है तो वो हम कितने ढंग से उसको कर पाते हैं। यदि हम वो कर पाते हैं तो वो कंपनी अच्छी। इस बात के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है, जो सर्विसिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस वजह से भारतीय जीवन बीमा निगम दूसरी कंपनियों से बेहतर है। अपने सब कंपनियां बेहतर तक हैं, लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम इन 4 कारणों से ज्यादा बेहतर है। और हम तो सबको एडवाइस देंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम का आज भी कोई विकल्प नहीं है। ओके, क्या बात है सर। अच्छा, तो अब समय आ चुका है कि आप कुछ राय दें हमारे व्यूअर्स को
जो देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, जिन्होंने जो यहाँ तक आए हैं, आपको बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहे। सर प्लीज गिव अ पीस ऑफ एडवाइस सो दैट इन लोगों को कुछ चीज़ें समझें कि कैसे एलआईसी में या कैसे चीज़ें वर्कआउट होती हैं, कैसे सफल अभिकर्ता बने, विकास अधिकारी बने, या जो भी पोस्ट है एलआईसी की जो खुली है लोगों के लिए जो उसमें आना चाहते हैं, प्लीज बताएं। मैं तो कहता हूँ, देखो, भारतीय जीवन बीमा निगम में आपको नौकरी मिले तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी नौकरी से अच्छी कोई नौकरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि विकास अधिकारी की पोस्ट एक ऐसी पोस्ट होती है जो दिन भर फ्री और दिन भर व्यस्त रहता है। तो ऐसे कैसे आप ये कह सकते हो, कैसे 2.5 लाख की तनख्वाह दे रहे हो, फ्री की बात कर रहे हो? बात यह है कि चूंकि दिन भर फ्री का मतलब ये होता है कि अगर वो आदमी फ्री माइंड से सोचता रहे, एलआईसी का उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है कि वो एलआईसी ऑफिस में बैठे, वो फील्ड पर मूव करता जा रहा 24 घंटे वो उसके दिमाग में एक ही बात चलती है कि बीमा 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 बीमा, अभिकर्ता बनाना, बीमा करना, बीमा करना, बीमा करना, 24 घंटे व्यस्त रहा। और फ्री इसलिए कि उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन एलआईसी टारगेट मान रखे, उन टारगेटों को पूरा करना है। टारगेट यदि आप पूरा कर देते हो तो आपको दिक्कत नहीं है, आप घर में बैठे, घर बैठ के भी काम। कई विकास अधिकारी जो घर से ऑफिस चला रहे हैं, कई लोग अपने खुद के ऑफिस बना रखे हैं, उनमें बैठते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम को काम चाहिए, काम चाहिए। काम उनका यदि पूरा होता है तो विकास अधिकारी के ऊपर कोई बंधन नहीं है। इसी तरह अभिकर्ता होता है। अभिकर्ता जो होता है, अभिकर्ता का मतलब जो अभी करे वो अभिकर्ता, भाई जो काम करे वो अभिकर्ता। अभिकर्ता के लिए भी कोई बंधन नहीं है। अगर वो चेक चाहे तो अपना चेक अपने हाथ से लिख सकता है। कैसे लिख सकता है? अगर 4 बीमे करे 4 का कमीशन, 6 करेगा तो 6 का कमीशन, 8 करेगा तो 8 का कमीशन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हैं। यदि आप में ताकत है, करिए। भारतीय जीवन बीमा निगम के काम करना में जो काम करता है, चाहे वो विकास अधिकारी हो चाहे वो अभिकर्ता हो, इससे अच्छी नौकरी या इससे अच्छी एजेंसी किसी भी डिपार्टमेंट की हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एक कारण उसका और भी है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का जो एजेंट होता है, वो एक बार बीमा कर देता है तो जितने साल पॉलिसी चलती है उतने साल उसको उसका कमीशन मिलता रहता है, थोड़ा 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 करके। तो इस तरह से बहुत बड़ा अमाउंट उसका एक बन जाता है। और एलआईसी के अभिकर्ता के लिए एलआईसी ने बहुत सारी सुविधाएं भी दे रखी हैं, जैसे मकान की लोन की सुविधा बहुत सस्ते में, और ऐसी कार की सुविधा, उसके ऑफिस के अलाउंस की सुविधा, यानी जो भी एक ऑफिस के अधिकारी की जो सुविधाएं होती है उससे ज्यादा कहीं हमारे अभिकर्ता की सुविधा होती है। इसीलिए आज की तिथि में बहुत सारे अभिकर्ता आपको देखने को मिलेंगे, जो बड़े बड़े बंगले होते हैं, लेकिन उनकी मेहनत है। बहुत सारे अभिकर्ता होते हैं जो काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे अभिकर्ता होते हैं जो इतना अच्छा काम करते हैं कि उनको लाखों रुपए कमीशन मिलता है, लेकिन उनकी मेहनत उसके पीछे लग जाती है, उनको दिनों रात चैन नहीं होता काम करने। तो मैं तो अपने जितने भी पब्लिक है या जो हमको सुनते हैं, मैं यही देना चाहूँगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम की एजेंसी जरूर लें। या इस और एजेंट को एक बात और मैं बता दूँ कि एजेंट ने यदि 4-5 साल काम कर लेता है तो उसको विकास अधिकारी बनने का मौका भी है। एक नौकरी का भी मौका उसको रहता है। उसको एक हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें जिस तरह से हर चीज का आरक्षण होता है ना, उसी तरह से एलआईसी में अभिकर्ता के लिए आरक्षित की गई है कुछ पोस्ट है। जैसे मान लीजिए 50% पोस्ट, अगर 10 पोस्ट निकली तो उसमें 5 अभिकर्ता लेना है, तो हमें 5 तो खुले मार्केट से लेना है और 5 अभिकर्ताओं में से लेना है। तो अभिकर्ता एक नौकरी में आ सकता है और डायरेक्ट क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट में आ सकता है। तो इसलिए हम तो सबको सलाह देंगे जो हमको सुन रहे हैं, हमको सुनना चाहते हैं, या जो हमसे थोड़ी सी भी एडवाइस लेना चाहते हैं, मैं तो कहूँगा तो हमको भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट के मार्फत एलआईसी में एंट्री करना चाहिए और बाद में विकास अधिकारी, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, डीएम जा सकते हैं। बहुत ही सरल रास्ता और बहुत ही ईमानदारी की पोस्ट, बहुत ही मजेदार पोस्ट। क्या बात है सर, आपने बहुत कुछ आज बता दिया एलआईसी के बारे में। भारतीय जीवन बीमा निगम सिर्फ नाम सुना था और काम करते हुए आपको पहचाना कि कैसा आपका सफर रहा, कैसी आपकी पूरी जर्नी थी। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला सर, थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ कि ये जो वार्तालाप था इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत ज्ञान मिला होगा। तो प्लीज़ आगे भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मिलते हैं अगले किसी नए पॉडकास्ट में।